नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस केस टेकिंग के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केस टेकिंग के ऊपर में चर्चा करेंगे कि केस टेकिंग कैसे की जाती है, इसका क्या पर्पस है और इसको कैसे हम एग्जीक्यूट अपने क्लिनिक या अपने प्रैक्टिस के दौरान कर सकते हैं। दोस्तों, केस टेकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट के संपूर्ण लक्षणों को एक रिकॉर्ड में रखते हैं। इसमें हर तरह के लक्षण होते हैं और ये लक्षण उनके बीमारी से रिलेटेड सिर्फ नहीं होता है, उनके एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि ये लक्षण वो सभी चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र आती हैं और जिनको हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्राप्त करते हैं। वो चाहे उनके बिहेवियर को लेकर के हो, उनके बोलने के अंदाज को लेकर के हो, साथ में वो कैसा दिखता है, उनके फिज़िकल मेकअप के हिसाब से भी हम उनको एक रिकॉर्ड में रखते हैं, जिसमें हम सारे चीज़ों को एक असेंबल रूप में बना करके तब देखते हैं। उसके बाद उसका रिपर्टाइजेशन होता है, तब जाकर के एक सिमिलिमम मेडिसिन तक हम पहुंचते हैं, जिसके वजह से जो भी एलिमेंट के लिए पेशेंट आया है उसको प्रिस्क्राइब किया जाए और वो एलिमेंट क्योर किया जाए। ये मेन हमारा एम होता है, ये इसका मकसद है केस टेकिंग करने का। कि केस टेकिंग क्यों की जाती है? क्योंकि हमें पेशेंट के एलिमेंट को पूरी तरह से ठीक करना है और पूरी तरह से ठीक करने के लिए वैसी औषधि, वैसी होम्योपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है जो पेशेंट के कंप्लीट नेचर को, एलिमेंट के दौरान के कंप्लीट नेचर को मैच करे। क्योंकि हमारे पास हर मेडिसिन का एक रिकॉर्ड है कि इस मेडिसिन में कौन कौन सी लक्षणें पाई जाती हैं, ये किस तरह का ये कैरेक्टर रखता है, उसके साथ मैच करते हैं कि कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा पेशेंट के कैरेक्टर के साथ, पेशेंट के लक्षणों के साथ मिलती है, और वो मेडिसिन इसलिए हम कहते हैं सिमिलिमम मेडिसिन। तो सिमिलिमम मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद पेशेंट ठीक होने लगता है और ठीक हो जाता है। ये है मेन मकसद। अब बात ये करते हैं कि केस टेकिंग लेने का क्या तरीका है, कैसे ली जाती है। दोस्तों, अलग अलग होम्योपैथिक डॉक्टर, अलग अलग होम्योपैथिक संस्थान में केस टेकिंग करने का या केस टेकिंग लेने का अलग अलग तरीका है। हर होम्योपैथिक डॉक्टर या अलग अलग संस्थान में उनका एक फॉर्मेट होता है जिसमें सारे के सारे डिटेल्स होते हैं। उन डिटेल्स को भरना पड़ता है कि कौन सी क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन सी चीज़, बहुत तरह की। मैं कुछ फॉर्मेट्स आप लोगों को बता दूंगा। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग हर एक फिजिशियन का, हर एक होम्योपैथिक फिजिशियन का अपना एक अलग तरीका होता है, अपना एक अलग फॉर्मेट होता है पेशेंट का केस लेने का। क्योंकि वो अपने हिसाब से केस लेते हैं और अपने अंदाज के हिसाब से वो फॉर्मेट तैयार करते हैं। उस हिसाब से पेशेंट की केस टेकिंग ली जाती है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसके अंदर में पेशेंट का केस टेकिंग का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। हालांकि केस टेकिंग जो लोग होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सिम्टम, जो एलिमेंट है, एलिमेंट के आधार पे ही मेडिसिन दे देते हैं। क्योंकि आजकल होम्योपैथी में कई तरह के पेटेंट मेडिसिन उपलब्ध हो चुकी हैं, जिस वजह से ज़्यादा सिम्टम्स नहीं लेते हैं और उन्हीं एलिमेंट के हिसाब से, जिस तरह एलोपैथी में जैसे दर्द है तो दर्द का स्पेशल पेटेंट मेडिसिन है, डायरेक्ट पेटेंट मेडिसिन दी जाती है। इस तरह से दे करके करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड तरीका नहीं है होम्योपैथी में प्रिस्क्राइब करने का या ट्रीटमेंट करने का। जो होम्योपैथी का कम से कम एटलीस्ट स्टैंडर्ड जो मेथड है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें केस टेकिंग करने का एक स्टैंडर्ड फैक्टर्स है जिनका होना, जिन पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें पेशेंट का इंफॉर्मेशन, पेशेंट का ऐसे प्रेजेंटल इन्फॉर्मेशन का मतलब उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कितनी उम्र है, कौन सा जेंडर है, कैसा काम करते हैं, कौन सा रिलीजन है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंटल इन्फॉर्मेशन है, जिसको हम लोग पेशेंट का इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। कि पेशेंट अपना इंट्रोडक्शन जो देता है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट जब आता है हमारे चेंबर में ऐसे, और एक बात ये है कि जब होम्योपैथी में कई सारे होम्योपैथी के महान दिग्गज ऐसे कहते हैं कि
हमारा जो केस टेकिंग होता है वो वहीं से शुरू हो जाता है जब पेशेंट एंटर करता है हमारे चैम्बर में। जैसे वो एंटर करता है वहाँ से हमारा केस टेकिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि केस टेकिंग में ऑब्जर्वेशन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं। ये ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट किस भाव से अंदर आता है, पेशेंट का वहाँ से नेचर हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। पेशेंट कैसे बैठता है, वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है, क्योंकि हम जो हैं या फिर कोई भी फिजिशियन है वो उसके लिए एक अजनबी होता है या एक अनजान आदमी होता है, जिसके साथ उसका सिर्फ एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन ही रहता है और कुछ नहीं रहता। तो वो जब पहली बार आपके पास आता है तो वो अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करता है आपको, तो वो चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और हर होम्योपैथिक डॉक्टर को ऑब्जर्व करना चाहिए। क्या वो सहमा हुआ सा अंदर आता है या एकदम हिलेरियसली आ रहा है कि प्रफुल्लितली आ रहा है कि चलो कोई दिक्कत नहीं आराम से आ रहे हैं, इस तरह से आ रहा है, या घबराहट में आ रहा है, बेचैनी में आ रहा है, बहुत ऐसे उसके अंदर में बहुत सारा एलिमेंट है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो उस हिसाब से वो आ रहा है। वो चीज़ें हम लोग देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं होम्योपैथी में जो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है होम्योपैथी के मतलब केस टेकिंग के दौरान, और उसका इम्पोर्टेंस ऐसा होता है कि हम उसे नोट नहीं कर पाते, पहले ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद अपने हिसाब से उसको नोट करते हैं। ये होता है केस टेकिंग में चीज़ें। अब बात करते हैं केस टेकिंग में हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स ये करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या क्या लेंगे, पहले नाम लेंगे, उसके बाद एज लेंगे, जेंडर का पता करेंगे, एड्रेस कहाँ है, उसके बाद वो कौन सा काम करते हैं, ऑक्यूपेशन लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, उसके बाद लेंगे कि उनका रिलीजन क्या है, कौन से धर्म से बिलोंग्स करते हैं। ये बहुत मायने रखता है। जैसे ऑक्यूपेशन मायने रखता है कि वो कैसा काम करता है। ये क्यों ज़रूरी है मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। नाम ऐसे उनके इंट्रोडक्शन के लिए, आखिर उनको संबोधित भी करना है तो किस नाम से संबोधित करेंगे, किस उम्र के पेशेंट है तो वो एज से पता चलेगा, और किस जेंडर का है क्योंकि जेंडर स्पेसिफिकेशन होता है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्यूपेशन का। ऑक्यूपेशन का मतलब ये होता है कि वो इंसान जिस एलिमेंट के लिए आया है, जिस एलिमेंट के वजह से आया है, उस एलिमेंट में कौन अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोगों को अलग अलग तरह के एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे कि जो लोग मेंटल वर्क करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके अंदर में जो कोई भी एलिमेंट डेवलप करेगा उसका रिलेशन उनके मेंटल स्फीयर के साथ वाकई होगा, एकदम ज़रूरी होगा ही होगा। क्योंकि जो लोग मेंटल वर्क कर रहे होते हैं तो अगर जब बीमार नहीं हो रहे होते हैं तो उनका मेंटल वर्क का जो एक फ्रीक्वेंसी है, लेटेंसी और फ्रीक्वेंसी, वो दोनों अलग अलग तरह से फॉलो अप होता है। लेकिन जैसे वो एलिमेंट में आ जाते हैं, बीमारी में आ जाते हैं, तो उनकी जो काम करने की फ्रीक्वेंसी है या उसमें जो लेटेंसी हो रही थी वो कैसी है, इस बीच में उसके अंदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मेंटल वर्क हो रहा है। अगर कहीं पर फिजिकल वर्क हो रहा है तो उसके बॉडी के फिजिकल पार्ट में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होने की चांसेस होते हैं। और ऐसे भी मेंटल्स तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही होम्योपैथी में। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रिलीजन। रिलीजन इसलिए क्योंकि हर अलग अलग तरह के रिलीजन के लोगों की मानसिकता भी अलग अलग तरह से हो सकती है, ये मानना हमारा है। साथ में सिर्फ मानसिकता ही नहीं कि वो रिलीजन, अगर किसी रिलीजन में है तो वो किस क्षेत्र से, क्योंकि एड्रेस हमारा है तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं। उसके बाद उस रिलीजन के लोग हैं तो उसका अपने रिलीजन के साथ कैसा संबंध है, वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है या रिलीजियस नहीं है, नास्तिक है। क्योंकि किसी रिलीजियस से रहने के बाद उसका रिलीजियस रिचुअलिस्टिक बिहेवियर होना चाहिए, पर वो नहीं हो रहा, यानी वो नास्तिक है। अगर हिंदू है तो पूजा पाठ करने वाला होना चाहिए, कम से कम एक दफ़ा मंदिर में जाए या एक दफ़ा पूजा करे, संध्या दे या सुबह की पूजा करे, कभी ऐसा करता हो। तो पूजा पाठ कैसा करता है, या करता भी है कि नहीं करता है, या विश्वास रखता है कि नहीं रखता है। अगर मुस्लिम है तो नमाज के दफ़ा पढ़ता है, कम से कम एटलीस्ट शुक्रवार को पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। इससे उसकी ये मेंटेलिटी पता चलती है कि ये बंदा जो है, ये पेशेंट है, नास्तिक है या आस्तिक है। और जो लोग आस्तिक होते हैं उसके अंदर में एक दो चीज़ें एक चीज़ पाई जाती हैं, या तो मानवता पाई जाती है, ह्यूमैनिटी है, कितनी है, आस्तिक है तो ह्यूमैनिटी के साथ है कि नहीं है।
अगर नास्तिक है तो भी इम्यूनिटी है कि नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो नास्तिक होते हैं लेकिन उनके अंदर में एक अच्छा इम्यूनिटी, अच्छा ह्यूमर होता है, ठीक है, तो वो है कि नहीं है। उसके बाद भौतिकवादी हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें उनके रिलीजन से पता चल जाता है, इससे उनके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, हमें हेल्प करता है, इसलिए रिलीजन वहाँ पे मायने रखता है। एड्रेस इसलिए मायने रखता है कि खास जगह, खास एरिया के लोगों में खास तरह की हैबिचुएशन होती है, वो कैसे क्योंकि अगर हम उनका एड्रेस पता करेंगे, सपोज़ कि कोई गोवा का पेशेंट है, तो गोवा हो गया, मुंबई हो गई, ये एक ऐसी एरिया है कि यहाँ पे समुद्र का पानी जो है वो नज़दीक में होता है, तो समुद्र का पानी जब नज़दीक में होगा तो ऐसे कई सारे होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका रिलेशन रहता है कि ऐसे हैबिचुएशन में रहने वाले लोगों को ऐसे ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं, उसमें ऐसे ऐसे मेडिसिन होते हैं। जैसे कि एक बात है, डैम्प वेदर में रहने वाले लोगों को अक्सर जो बीमारियां होती हैं उसमें नेट्राम्यून, नेट्रम सल्फ, डल्का मारा वगैरह इस तरह की मेडिसिन ज़्यादातर यूज़ होती हैं, तो ये हमें हेल्प करता है मेडिसिन को शॉर्ट आउट करने में, ठीक है, इसलिए इसका ज़रूरत पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देख लिया, ड्वेलिंग देख ली, हैबिचुएशन देख लिया, किस जगह में रह रहा है, तो एड्रेस वगैरह देख लिया, उनका रिलीजन देख लिया, एज देख लिया, जेंडर देख लिया। अच्छा, उसके बाद ये एज के हिसाब से पता चल गया मेल फीमेल क्या है, वो उनका बुढ़ापा है कि नहीं है, बच्चा है कि नहीं है, वो देख लिया। ये सारा उनका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं उनके कंप्लेंट्स की तरफ कि मेन चीज़ें अब क्या क्या होती हैं। ये एक हमारा एक फॉर्मेट होता है जो ऊपर के हेडिंग्स में उनका डिटेल मिल जाता है। अब आते हैं कि उनके कंप्लेंट्स क्या हैं। तो कंप्लेंट्स को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हम लोग ये करते हैं, फॉलोअप करते हैं। जैसे कि सबसे पहले पेशेंट जो आता है तो उसका प्रेजेंट कंप्लेंट, क्योंकि वो अपनी जो दिक्कतें जो हो रही हैं वो किस दिक्कत के लिए आपके पास आया, तो हम लोग पहले प्रेजेंट कंप्लेंट केस टेकिंग में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट एक पॉइंट होता है कि प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है इसका। तो प्रेजेंट कंप्लेंट में जो वो सारी साइन एंड सिम्टम्स होती हैं जो पेशेंट को वर्तमान समय में दिक्कतें कर रही हैं, वर्तमान समय में उनको असुविधाएं दे रही हैं, वर्तमान समय में वो तकलीफ में रह रहा है, तो प्रेजेंट कंप्लेंट। और प्रेजेंट कंप्लेंट का डिटेल्स लिखना है कि कंप्लेंट जो प्रेजेंट कंप्लेंट में हो रही है तो वो कहाँ कहाँ हो रही है, उसका लोकेशन क्या है, कैसा कंप्लेन हो रहा है। प्रेजेंट कंप्लेन में पहले कंप्लेन बताएगा कि हमें दर्द हो रही है। सपोज पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे कमर में दर्द है या मेरे हाथ में दर्द है, तो हाथ में दर्द है तो हाथ में किस क्षेत्र में दर्द है, तो लोकेशन बताएगा कि हाँ इस जगह में दर्द है। तो इस जगह में दर्द है तो दर्द का कैरेक्टर क्या है, कैसा सेंसेशन होता है, तो हमने फिर सेंसेशन लिखना है वहाँ पे कि डॉक्टर साहब चुभने जैसा दर्द हो रहा है या जलने जैसा दर्द हो रहा है। दिस इज़ द प्रेजेंट कंप्लेन, ठीक है। प्रेजेंट कंप्लेंट का डिटेल ले लिया। उसके बाद हम या तो वहाँ उसी के साथ ये ले सकते हैं, हम लोग मोडालिटी ले सकते हैं या हर किसी का मोडालिटी ले सकते हैं अलग अलग से। तो प्रेजेंट कंप्लेंट में ही मोडालिटी आप पूछ लीजिए, अच्छा बताइए दर्द हो रहा है तो क्या होने से दर्द होता है, क्या करने से ज़्यादा दर्द होता है और क्या करने से आराम होता है। तो यहाँ पे मोडालिटी में एग्रावेशन और एमिलियोरेशन हमने ले लिया। एग्रावेशन का मतलब जिस चीज़ के वजह से बढ़ जाता है परेशानी उसको एग्रावेशन बोलते हैं, जिस चीज़ की वजह से परेशानी कम हो जाती है एमिलियोरेशन बोलते हैं। तो एग्रावेशन एमिलियोरेशन प्रेजेंट कंप्लेंट का ले लिया। उसके बाद पास्ट कंप्लेंट या कॉन्कॉमिटेंट, तो प्रेजेंट कंप्लेंट के साथ एक सिम्टम्स आता है कॉन्कॉमिटेंट। कॉन्कॉमिटेंट यानी प्रेजेंट कंप्लेंट के साथ साथ चलने वाला कोई और समस्या है कि नहीं है। तो पेशेंट बताएगा कि हाँ डॉक्टर साहब हमको यहाँ पे तो दर्द हो रहा है, इतने दिनों से हो रहा है या कब से, क्योंकि ड्यूरेशन वगैरह सारा हमने डिटेल ले लिया। तो प्रेजेंट कंप्लेंट हमको अभी ये है कि हमको सप्ताह दिन से ये दर्द हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि इसके साथ साथ ना हमको ठंडा लगता है। तो वो क्या है, वो इसके साथ कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम है। तो कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम ले लिया। उसके बाद क्या किया, कॉन्कॉमिटेंट के बाद पास्ट हिस्ट्री लेना है कि क्या आपको जो ये बीमारी हुई है तो इससे पहले आपको कौन कौन सी बीमारी थी, कौन कौन सी बीमारियां हुई हैं। तो पास्ट हिस्ट्री ले लिया। पास्ट हिस्ट्री में पता चलता है कि क्या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जिनके दब जाने के बाद हमको कोई और बीमारी हुई हो या पेशेंट को कोई और बीमारी हुई हो, क्योंकि कई सारी बीमारियां होती हैं, खासकर क्योंकि लोग आपके पास जो आ रहे हैं कि आप फर्स्ट पर्सन नहीं है जो पेशेंट आपके पास आएगा, वो उसको कोई एलिमेंट हुआ, वो किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास चला गया, सपोज स्किन एलिमेंट हुआ, स्किन डिजीज़ हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान वो स्किन डिजीज़ दब गया, सप्रेस हो गया, अब जाकर के उसको आस्थमा हो गया। तो आस्थमा जो हो गया
तो हमें तभी उसका वो केस हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें पता चलेगा कि अस्थमा का ऑकुरेंस क्यों हुआ, क्या कॉज है उसके पीछे कॉज है कि उसका स्किन डिजीज जो है सप्रेस हो गया था। तो सप्रेशन ऑफ डिजीज़ के वजह से अगर कोई एलिमेंट हुआ है तो उसके हिसाब से अलग मेडिसिन है, ऐसे हम मेडिसिन को छांट सकते हैं। ठीक है, तो कॉज का पता चल जाता है, इसलिए पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, कौन कौन सी बीमारियां आपको पहले हुई थी। तो पास्ट हिस्ट्री का कंप्लेंट्स ले लिया, उसमें भी मोडालिटी अगर है तो मोडालिटी ले लेना है। उसके बाद ये सारी हो गई, तो पास्ट हिस्ट्री तो पेशेंट का ले लिया, प्रेजेंट कंप्लेंट ले लिया, कॉन्कॉमिटेंट ले लिया, पास्ट हिस्ट्री ले लिया, उसी के अंदर में मोडालिटी थी, क्या करने से बढ़ता है क्या करने से घटता है, ये ले लिया। अब आते हैं उनके फैमिली की हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है? फैमिली हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है कि कई तरह की बीमारियां जो होती है वंशानुगत होती है, हेरिडेटरी होती है, जेनेटिक होती है। यानी आपके वंश में अगर किसी को कोई खास तरह की बीमारियां होती आई हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको भी वो बीमारी हो जाए। तो पेशेंट से हम लोग ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आपको जो बीमारी हुई है, क्या ये बीमारी आपके ख़ानदान में और भी कई लोगों को है? तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये बीमारी जो है ख़ानदानी है। ठीक है, तो इससे हमें पेशेंट के हेरिडेटरी एलिमेंट के बारे में पता चल जाता है। उसके साथ हम अगर पूछते हैं, हम ऐसे भी पूछते हैं कि इसके अलावा कोई कौन सी बीमारियां हैं जो आपके ख़ानदान में अक्सर लोगों को होती हैं। आपके पिताजी को कौन सी बीमारी थी, दादाजी को क्या थी, नाना जी को क्या थी, नानी को क्या थी, ये सारी चीज़ें पूछते हैं, ये डिटेल लेते हैं। तो पैटर्नल साइड यानी पिताजी के वंश के तरफ और मैटरनल साइड यानी माताजी के वंश के तरफ के सारी बीमारियों को हम लोग नोट डाउन करते हैं और पता करते हैं कि हाँ कोई ऐसी बीमारी जो है वो चलती आई है एक वंशज के तरफ से। तो इसका संभावना होता है कि इस पेशेंट में वो बीमारी अगर है तो उसका रिलेशन हो जाता है और नहीं है होने की संभावनाएं पाई जाती है। तो ये सारे हेरिडेटरी बीमारी का पता लगाने के लिए पास्ट हिस्ट्री ले लिया। फिर पेशेंट का अपना हिस्ट्री, क्योंकि वो अपने पिताजी के वंश के हैं तो पिताजी के बाद फिर उनका भी तो भाई बहन कजिन वगैरह होगा।